students, today we will read lesson number 15, The Struggle Towards Freedom. स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे संघर्ष की शुरुआत कब हुई थी? किस चीज़ से चाहिए थी हमें स्वतंत्रता? किसके गुलाम थे हम? काफ़ी टाइम पहले 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें गुलाम बनाया हुआ था अपना। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी कंट्री में फ़ॉलो होते थे, उनसे फ्रीडम हमें 1947 में मिली। लेकिन ऐसे ही नहीं मिली हमें ये आज़ादी। इसके लिए हमारे बहुत सारे पूर्वज ऐसे हैं, लीडर्स हैं, जिन्होंने बहुत बड़े संघर्ष किए हैं। तो उसके बारे में ये आपका लेसन है। स्टार्टिंग की ये शुरुआत कब हुई, क्यों चाहिए थी हमें आज़ादी की? पहले तो हम ऐसे नहीं थे, स्टार्टिंग से हम किसी के गुलाम नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फॉर सेंचुरीज इंडिया वाज नोन फॉर इट्स वेल्थ। काफ़ी टाइम पहले इंडिया अपने धन के लिए जाना जाता था। बहुत रिच था इंडिया, सोने की चिड़िया इसे कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? India's geographical locations and its wide resources with rich culture had made it prosperous. क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन थी, ठीक है, आपकी अभी लोकेशन देखो, साउथ से ये मतलब ओशन से कवर है सारा, वाटर बॉडीज़ हैं इसके यहाँ पर, एंड इट वाइज रिसोर्सेज, यहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं। आपने फोर्थ क्लास में आपने रीड किए थे कि हमारे इंडिया में कितने मिनरल्स पाए गए हैं। कि इसका यहाँ का कल्चर इतना वो है, यहाँ के लोगों के मतलब टैलेंट इतना ज़्यादा है लोगों में। तो इन सब चीज़ों ने इसको समृद्ध बनाया हुआ था, रिच बनाया हुआ था। इट वाज वेल नोन फॉर स्पाइसेस, कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल्स, पर्ल्स, ज्वेलरी एंड अदर थिंग्स। और ये किस चीज़ के लिए विख्यात था पूरे वर्ल्ड में? स्पाइस, मसालों के लिए, कपास के लिए, सिल्क के लिए, हीरे जवाहरात, इन सब के लिए ये काफ़ी फेमस था। और इसी कारण हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अरब्स, ग्रीक एंड रोमन्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। अरब के लोग, ग्रीक के लोग एंड रोमन्स के जो लोग थे, उनके साथ इंडिया का व्यापार था। ठीक है, हमारा बिजनेस जो पहले था वो इन 3 कंट्रीज़ के साथ था। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग ट्रेड विद इट। क्योंकि अब हमने पढ़ा कि हमारा इंडिया इतना रिच था, वेल्थ थी, ठीक है, ये काफ़ी डेवलप था। तो हर कोई कंट्री चाहती थी कि हम इंडिया के साथ व्यापार करें। पोर्टुगीज़ वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया। सबसे पहले बाहर के जो लोग हमारी कंट्री में आए वो कौन थे? पोर्टुगीज़। और उनमें कौन था जो पहला पोर्टुगीज़? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली, कौन सा पुर्तगाली हमारे यहाँ पर आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहला वो पर्सन था जो हमारे इंडिया में आया था समुद्री रास्ते से। अ पोर्टुगीज सेलर रीच कैलिकट विद द कैप ऑफ गुड होप इन 1498। कि वो 1498 में एक अच्छी उम्मीद लेकर इंडिया में आया, रास्ता ढूंढते हुए। ही गोट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कैलिकट टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया। उसने परमिशन ली। पहले के टाइम में क्या होता था, अब ऐसे ही अभी भी इवन यही है कि अब हमें मतलब अगर हम कोई भी किसी कंट्री से करना पड़ता है तो हमें एक डील करनी होती है। तो ऐसे ही पहले के टाइम में भी था कि अगर कोई हमारे साथ व्यापार करना चाहता है कोई देश, तो उनको पहले हमारे यहाँ के राजा, पहले राजा होते थे, किंग होते थे, तो उनसे परमिशन लेनी होती थी। तो उसने परमिशन ली कैलिकट के रूलर राजा से, साम्राज्य। ठीक है, Gradually, the Portuguese established political power over area like Calicut, गोवा, दमन एंड दीव। तो उसके बाद जब उसको परमिशन मिल गई तो पोर्टुगीज़ ने धीरे धीरे अपनी पावर को हमारे इंडिया में इंक्रीज़ कर दिया और उन्होंने कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव के एरिए को अपने अंडर कर लिया। लेटर ऑन, उसके बाद जैसे उन्होंने देखा दूसरी कंट्री ने कि पोर्टुगीज़ ने इंडिया के साथ ट्रेड किया और वो भी काफ़ी रिच हो गए हैं, तो सबके मन में ये कहीं ना कहीं था कि हम भी इंडिया के साथ ट्रेड करें और हम भी अपना पैसा कमाएं। ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया।
कि हॉलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड के लोग भी हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए कि इंडिया से व्यापार करने के लिए। दे फोर्ट अमंग दैमसेल्फ, वो आपस में लड़े कि हम इंडिया के साथ हमारा व्यापार रहेगा, दूसरी कंट्री नहीं करेगी व्यापार। द ब्रिटिश थ्रू आउट अदर यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटिश जो इंग्लैंड के लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने सभी यूरोपियन कंट्रीज़ को बाहर कर दिया इस फाइट से, और उन्होंने अपना जो इंडिया के साथ व्यापार करने का सिर्फ उन्होंने अधिकार ले लिया। द इन इंग्लैंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 100 इंग्लिश मर्चेंट्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD, इंग्लैंड में अंग्रेज़ों के छोटे से जो व्यापारी थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था और उन्होंने अपनी वहाँ पर कंपनी फॉर्म बना ली थी और उन्होंने नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और वो कब बनाई उन्होंने? 1600 AD में। द कंपनी गॉट द ब्रिटिश क्वींस परमिशन टू हैव ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज़, क्योंकि अंग्रेज़ों की रानी, इंग्लैंड की जो रानी थी, उनसे उन्होंने परमिशन ली कि हम अब इंडिया के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहेंगे। द कंपनी रिसीव्ड परमिशन, उनको परमिशन मिल गई और इंडिया वालों ने भी उनको परमिशन दे दी। इंडिया वालों को ये था, हमारे देशवासियों को, कि हमारा व्यापार बढ़ेगा, दूसरी कंट्रियों में जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हम इससे गुलाम होने के उसमें आ गए हैं कंडीशन में। ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम द मुग़ल एम्परर जहांगीर, इंडिया में आने के लिए उन्होंने किससे परमिशन ली? वहाँ से तो उन्होंने अपनी रानी से परमिशन ली। इंडिया में उनको किसने परमिशन दी थी? मुग़ल एम्परर जहांगीर ने। द कंपनीज फर्स्ट शिप लैंडेड एट सूरत, सबसे पहले उनका जो शिप था वो कहाँ पर आया था? वो उन्होंने कहाँ से एंट्री की थी हमारे इंडिया में? सूरत से। अ बिग पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट पे इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में है, हमारा गुजरात के एरिया में है हमारा ये। लेटर ऑन दे बिल्ड सेटलमेंट एंड गोडाउंस कॉल्ड फैक्ट्रीज़, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपने बिजनेस को जमा लिया, उनको सेटअप कर लिया। अच्छा, गोडाउंस उन्होंने ओपन कर लिया, जिनको उन्होंने फैक्ट्रीज़ बना ली यहाँ पर। उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में ही बनाई थी। एट मद्रास, उसके बाद उन्होंने मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, उनमें उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी वो सेटअप कर ली थी। ये मद्रास, चेन्नई जिसको आप बोलते हो, कलकत्ता, कोलकाता, बॉम्बे, मुंबई, ये इनके ओल्ड नेम है इनका, हमारे कैपिटल्स के। द इंग्लिश ट्रेडर्स बिल्ड फोर्ट्स अराउंड देयर सेटलमेंट्स, कि जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, उन्होंने अपने चारों ओर अपने किले, ठीक है ना, फोर्ट्स उन्होंने बना लिए थे और उन पर अपने आर्मी जो सोल्जर्स थे उनको खड़ा कर दिया था, कि ताकि कोई भी उन पर वार ना कर सके या तो कोई उनको रोक ना सके इस चीज़ से। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को सेव रखने के लिए। इंडिया एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल किंगडम, और उस टाइम हमारे कंट्री में क्या था? राजा थे अलग अलग अपने अलग अलग एरिया के, तो वो उनके आपस में ही लड़ाई रहती थी कि मैं इसका राज्य ले लूँ, मैं उसका राज्य ले लूँ। तो मतलब उस टाइम इंडिया वाले जो थे वो एक दूसरे के साथ ही एक नहीं थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे, और इस चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया। विच वर ऑफन टू वार विद वन अनदर, और वो एक दूसरे से लड़ते थे। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे? वो देखते थे कि कौन सा राजा पावरफुल ज़्यादा है, वो उसकी साइड मिलकर दूसरे राजा को हराते, और धीरे धीरे उनका भी जो उनके अंदर एरिया था वो उसको अपने अंडर लेते गए धीरे धीरे। द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ दिस, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया। आज के टाइम में भी इवन यही बोला जाता है कि आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि दो बंदरों की लड़ाई में आपस में बिल्ली जो है वो रोटी चुरा कर ले जाती है, या नहीं, दो बिल्लियों की लड़ाई में, आई थिंक कुछ ऐसी स्टोरी है। तो ऐसा ही काम हमारे देशवासियों के साथ हुआ कि यहाँ दो राजा आपस में लड़ाई करते और बीच में से जो ब्रिटिश थे वो अपना फ़ायदा देखते। बैटल ऑफ प्लासी, सबसे पहला युद्ध जो हमारा हुआ। बंगाल एट दैट टाइम वाज रूल्ड बाय नवाब सिराजुद्दौला, कि बंगाल जो था हमारा उनके टाइम में 1680 की बात है ये एडी की, तो उस टाइम वहाँ का राजा जो था वो कौन था? सिराज उद्दौला। ही वाज अपसेट
बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रिटिश। वो ब्रिटिश जो लोग थे उनकी चाल को समझ रहा था और वो उनकी एक्टिविटी से, उनके काम से बहुत नाखुश था। ही saw danger to his throne। उसको खतरा महसूस हुआ। He asked the British to remove their armies and guns from the fort at Calcutta। उसने राजा ने ब्रिटिश को बोला कि आप अपने आर्मीज़ को और यहाँ से हमारे इस महल से हटा लीजिए। द ब्रिटिश रिफ्यूज़ टू डू सो। ब्रिटिश ने उनको मना कर दिया। तो इस बात पर क्या हुई, उनकी फ़ाइट हुई, एक युद्ध हुआ उनके बीच। अ बैटल वाज फोर्ट एट प्लासी। और उस युद्ध को क्या नाम दिया गया, बैटल ऑफ प्लासी का। और वो कब हुआ था, 1757 में। प्लासी का जो युद्ध था हमारा 1757 में किस किस के बीच में हुआ था, वो नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश के बीच। सिराजुद्दौला उस युद्ध में हार गया, जबकि वो काफ़ी पावरफुल था। देखो उसमें हिम्मत थी, तभी तो उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मतलब लड़ाई शुरू की। लेकिन क्यों, अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो अंदर की हमारे आपस की ही लड़ाई थी हमारी सबसे बड़ी कमी। उसी के कारण ब्रिटिश जो है वो पावरफुल थी, बिकम ज़्यादा पावरफुल हो गई वो। जब उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया युद्ध में, तो जितना भी सिराजुद्दौला के अंडर एरिया था बंगाल का, वो सारा किसके अंडर चला गया, ब्रिटिश के अंदर। मैनी किंग्स इन अवर कंट्री वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। बहुत सारे राजा ऐसे थे हमारे कंट्री में जो आपस में ही एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। द ब्रिटिश हेल्प वन अगेंस्ट द अदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक राजा की हेल्प की, दूसरे को हराया, फिर दूसरे से मिलकर जिसकी पहले हेल्प की थी उसको हराया, और धीरे धीरे उन्होंने अपना ऐसे ही पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर लिया था। दे बेनिफिटेड फ्रॉम इंटरनल फाइट्स एंड कैप्चर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसे ही उन्होंने इस लड़ाई का फ़ायदा उठाया, आपस की लड़ाई का, और इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया। दे कलेक्टेड अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द किंग्स एंड द पीपल। जिस राजा की वो हेल्प करते उससे वो मनी कलेक्ट करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपने, जो राजा उनके युद्ध में हार जाता था तो उनके जितने भी सैनिक थे वो किसकी आर्मी में हो जाते, वो ब्रिटिश आर्मी में आ जाते थे, वो उनके गुलाम हो जाते थे। देन नेक्स्ट है आपका इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश। अब जब ब्रिटिश का जो मतलब ब्रिटिश जो थे वो हमारे इंडिया में पूरे फैल चुके थे, तो अब उनके वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। तो अब उन्होंने लोगों पर क्या करना शुरू कर दिया था, टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, उनको तंग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अन्याय उन्होंने लोगों के साथ करना शुरू किया था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने जो इंडिया में सेटअप की, उन्होंने अपने व्यापार को इंडिया में करने के लिए जो कंपनी ओपन की थी उसको नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो उनके हेड थे, प्रशासन के जो थे उनके, फोर्स द फार्मर, उन्होंने किसानों को फोर्स किया, बिहार के किसानों को, कि आप अपने खेतों में इंडिगो, इंडिगो एक फसल का नाम है, कि आप अपने उसमें ये ग्रो करेंगे। जबकि वो इंडिगो क्या है, फसल नहीं, एक्चुअल में एक कलर, एक डाई है जिसको लोग कपड़े डाई करने के लिए, रंगने के लिए यूज़ करते हैं, और वो हमारे इंडिया में यूज़ नहीं होता था, वो ब्रिटिश इंग्लैंड में यूज़ करते थे लोग। तो इट मीन्स उन्होंने इंग्लैंड में जो चीज़ें यूज़ होती थी उसको यहाँ पर ग्रो करवाया फार्मर से, जबकि हमारे यहाँ के किसानों के लिए वो किसी भी काम में नहीं आती थी। अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्लू पाउडर यूज्ड फॉर डाइंग क्लॉथ इज़ मेड, कि इंडिगो क्या है, एक प्लांट था जो ब्लू कलर का पाउडर जिससे बनता था और जो कपड़े रंगने के लिए यूज़ किया जाता था। द ब्रिटिश ट्रेडर बोट इट एट लो प्राइस, क्योंकि वो यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से उसको ग्रो करवाते और उसके जो दाम थे लोगों को वो भी बहुत कम देते थे। डाई वॉज यूज इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल क्लोथ्स, जो इंग्लैंड में मिल क्लोथ थी उनकी, वो उसमें वहाँ पर अपने सामान को भेज देते थे बहुत ही कम रेट पर। द फार्मर हैज़ नो नीड फॉर इंडिगो, हमारे यहाँ के किसानों को उस इंडिगो की कोई ज़रूरत नहीं थी। दे नीडिड फूड ग्रेन, उनको कौन सी फसल चाहिए थी, उनको ऐसी फसल चाहिए थी जिसको वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऐसे इंडिगो के प्लांट के उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। द फार्मर हैज़ नो नीड फॉर इंडिगो एज दे नीड फूड ग्रेन टू फीड दैमसेल्फ, दे वर फोर्स टू सेल इंडिगो टू द ब्रिटिश एट अ लो प्राइस। उन्होंने पहले तो ब्रिटिश ने क्या किया, लोगों से ज़बरदस्ती इंडिगो को ग्रो करवाया उनके खेतों में,
फिर उनको बहुत ही कम, उनको ज़बरदस्ती उनसे किया गया कि आपको इतने ही दाम पर ये फसल देनी होगी। अब अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपके यूज़ की है नहीं, कोई पर्सन आपको कहता है कि भी नहीं मैं तो इतने में ही आपको दूंगा, तो आप क्या सोचते हो कि भी मेरे तो कोई काम की है नहीं तो दे देते हैं, ठीक है। तो यही हमारे इंडिया वालों ने किया। उनके वो इंडिगो किसी यूज़ की नहीं थी तो उनको वो लो प्राइस पर भी उनको देनी पड़ी। दस द इंडियन फार्मर्स बिकम पुअर अंडर द ब्रिटिश रूल। और हमारे जो किसान थे वो ब्रिटिश रूल के अंदर क्या हो गए, वो गरीब होते चले गए। इवन द कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल वीवर्स वर कंपेल्ड टू सेल द क्लॉथ एट वेरी लो प्राइस। कि हमारे यहाँ का जो रेशमी कपड़ा और हमारे यहाँ का जो कपास जो थी, सूती कपड़े जो हमारे थे, उसके लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को मजबूर किया कि आपको हमें ये कम रेट पर ही देने होंगे, अदरवाइज़ आप इसको सेल नहीं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पाबंदियां लगा दी थी, रोक लगा दी थी कि इंडिया वाले अपना बिजनेस किसी और कंट्री के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पावर यहाँ पर, हुकूमत अपनी यहाँ पर हमारे इंडिया पर जमा ली थी। तो अब इंडिया वालों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ब्रिटिश, और अब वो जो चाहे उनसे कीमत वसूल सकते थे। द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो बिकम द विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड। कि हमारे इंडिया का जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, मींस जो लोग अपने घरों में, जो छोटे, आपने 4th क्लास में कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कम लोग अपने घरों में रहकर ही सामान तैयार करते हैं और उसको कम दाम पर अपने ही लोगों को बेचते हैं और बाहर के लोगों को भी वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे वो अपनी इनकम को अर्न करते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको भी ख़त्म कर दिया। हमारी कॉटेज इंडस्ट्री ब्रिटिश का लालच की एक सबूत साबित हुई। ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो कॉटन। ब्रिटेन जो थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो वहाँ पर ब्रिटेन में मतलब कॉटन को ग्रो नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट नहीं है। आपने बहुत सारे टॉपिक 4th में इसमें रीड किए हैं कि हमारे इंडिया में, हमारा जो इंडिया है वो रिच है किस चीज़ में, मिनरल्स भी थे और सॉइल भी अलग अलग तरह की थी। तो हमारे यहाँ पर सॉइल में बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती थी। ब्रिटेन में कॉटन ग्रो हो नहीं सकती थी क्लाइमेट के कारण, बट उनके वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल मिल बहुत ज़्यादा थी। तो अब उसके लिए उनको रॉ मटेरियल जो था वो कॉटन चाहिए थी। वो कॉटन उनको कहाँ मिल रही थी, इंडिया में। तो उन्होंने इन लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि आप इसको हमें कम रेट पर ही दोगे। सो कॉटन वाज ब्रॉट फ्रॉम हेयर एट अ लो प्राइस। बहुत कम दाम पर खरीदी जाती यहाँ से, एंड सेंड टू ब्रिटेन। और कहाँ भेज दी जाती, वो अपने देश में उसको भेज देते थे। इन रिटर्न कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ के बदले पैसा नहीं मिलता था हमें। हमें क्या दिया जाता था, वो शिप बैक टू इंडिया एंड सोल्ड इन इंडियन मार्केट। कि वहाँ से मतलब जो भी आता, उनके बने हुए कपड़े आते, कि उनको, हमारे लोगों को बोला जाता कि आप हमें कॉटन दो, हम आपको कपड़े बना कर देंगे। वो कपड़े जो वहाँ से आते, उनको वो काफ़ी हाई रेट पर बेचते। हमसे तो कॉटन जो कपास है वो बहुत कम रेट में लेते, लेकिन जो वो लेकर आते सामान बनाकर, वो हमसे ज़्यादा रेट में देते। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियन टू स्टार्ट देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज। ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इंडियंस पर रोक लगा दी, उनको परमिशन नहीं दी कि वो अपनी खुद की फैक्ट्री या मिल यहाँ पर खोल सकें। और उस टाइम किसी भी रूल के अगेंस्ट आवाज़ उठाना हमारे लिए हानिकारक होता था, क्योंकि हम एक नहीं थे, आपस में ही हमारे वो थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो ब्रिटिश की जो आर्मी थी वो ज़्यादा थी, उनके पास पावर ज़्यादा थी, तो उनके डर से कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाता था। अंडर सच कंडीशन द फार्मर्स, आर्टिशियंस एंड इवन द ट्रेडर्स बिकम अनहैप्पी। उनके गवर्नमेंट, जो अंग्रेज़ थे, उनके इस रवैये से हमारे यहाँ के किसान, व्यापारी और भी मतलब हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि उनको अपना लॉस होता दिख रहा था। द किंग्स एंड नवाब्स वर डिससेटिस्फाइड। धीरे धीरे राजा और हमारे यहाँ के जितने भी नवाब थे उनको भी ये बात समझ में आ गई कि जो अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे हमारे ऊपर कंट्रोल करते जा रहे हैं। इवन उन्होंने हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। दे वर ट्रीटेड बैडली। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। एंड मैनी लॉज सच लॉज वॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। और उन्होंने अपना एक जो लॉ, उनके यहाँ का कानून था, वो भी उन्होंने गवा दिया था, जो कि क्या कहता था, उन्होंने, ब्रिटिश ने यहाँ पर एक लॉ
फॉलो करवा दिया, कानून बना दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज। और इस कानून का क्या था कि अगर कोई राजा अगर किसी राजा के कोई चाइल्ड नहीं है और वो मर जाता है तो उस राजा का राज्य किसके अंडर चला जाएगा? ब्रिटिश के अंदर। ठीक है, उसके मतलब जो और रिलेटिव हैं वो उस पर कोई अपना हक नहीं कर सकते। वो कोई भी अगर ऐसा राजा जो बिना किसी अपनी वारिस दिए वो अगर मर जाता है तो उसके जितना भी राज्य होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला जाएगा। द रूलर ऑफ झांसी, झांसी का आपने नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई जो जहाँ की क्वीन थी, उत्तर प्रदेश डाइड। झांसी के जब वो राजा मर गए थे, ठीक है, द ब्रिटिश डिसाइडेड नॉट टू अलाउ हिज अडोप्टेड सन। वहाँ पर झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका युद्ध इसी उसमें हुआ था क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का वो जो मन्नू उनका बेटा था, मन्नू तो उनका खुद का नाम था, जो उनका बेटा था वो अडोप्टेड था। उन्होंने इसीलिए अडोप्ट किया था क्योंकि वो जानते थे कि अगर जैसे राजा उनका वो डाई हो गया, मर गया था युद्ध में, तो अब वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि मेरा राज्य किसी अंग्रेज़ों के हाथ में जाए, क्योंकि वो बचपन से ही अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थी। दे वॉन्टेड टू टेक ओवर द किंगडम अंडर ब्रिटिश रूल, और वो चाहते थे कि झांसी का जितना भी राज्य है वो ब्रिटिश सरकार के अंदर आ जाए। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वहाँ की क्वीन ये नहीं चाहती थी। पीपल इन जनरल वर अनहैप्पी विद द अनजस्ट एंड ग्रीडी वे ऑफ द ब्रिटिश। हमारे यहाँ के लोग भी ब्रिटिश सरकार से नाखुश थे, उनके लालच से वो दुखी थे। मोस्ट ऑफ इंडियन इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन यापन के जो साधन थे वो गंवा दिए थे। द जमींदारी सिस्टम हैज़ मेड द लाइव्स ऑफ फार्मर मिसरेबल। हमारे यहाँ पर जमींदार जो लोग वर्ग था वो भी ख़त्म हो गया था। द किंग्स एंड प्रिंसेस लॉस्ट देयर पावर। किंग्स और जो प्रिंसेस थे उन्होंने अपने जितनी भी पावर थी वो उन्होंने गंवा दी थी, ख़त्म हो गई थी उनकी। द इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस दैन ब्रिटिश सोल्जर। जो ब्रिटिश सोल्जर्स में मतलब जो आर्मी थी उनकी, उनमें जो इंडियन पीपल थे उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपेयर बहुत कम पे किया जाता था। उनके जो वेजेस से सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, ये जो पैराग्राफ था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनजस्टिस का, अन्याय पर बेस्ड था कि उन्होंने हमारे इंडिया के साथ कैसे क्या किया। नेक्स्ट है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बहुत ज़्यादा फेमस लड़ाई मानी गई क्योंकि बदला मतलब क्या था इस टाइम, आपने अभी पढ़ा कि हमारे राजा भी दुखी थे, जितने भी थे नवाब दुखी थे, ठीक है, हमारे जो लोग थे वो भी तंग आ गए थे। तो उस टाइम उनके अंदर ये था कि हमें इनसे छुटकारा पाना है, तो उसके लिए लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। वो नहीं जानते थे कि हम इनके अगेंस्ट कैसे खड़े हों, क्योंकि वो कहीं भी खड़े होते वो उनके नया रूल बना देते थे, उनके पास पावर ज़्यादा थी तो वो उनको चुप करवा देते। तो इसके लिए हमारे धीरे धीरे हमारे नेता जो थे एक दूसरे के साथ आने शुरू हुए और वो हमारा स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 से। द इंडियंस एक्सप्रेस देयर अनहैप्पीनेस। उन्होंने अपनी नाराज़गी को जताया, जो भारतीय थे उन्होंने अपनी नाराज़गी को शो किया। बट इट वॉज़ नॉट डन बाय ऑल द इंडियंस एट टाइम। लेकिन सभी उसमें शामिल नहीं हुए। और एकता में बल है, ये आपने लाइन सुनी होगी कि उस टाइम हमारे सभी जो भारतवासी थे वो एक साथ नहीं आए, और ये चीज़ ब्रिटिश जो लोग थे वो लोग समझ चुके थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। हमारी 1857 के जो बदला था वो हमारा इंडिया में काफ़ी फैला। दिस रिवोल्ट वाज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के लिए पहली लड़ाई भी इसको कहा गया। इट बिगेन एज अ मुटैनी बाय द इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी। और ये स्टार्ट कब हुई थी? जो हमारे ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, जो जैसे ब्रिटिश आर्मी थी उनकी जो सेना थी उसमें हमारे इंडियन सोल्जर भी काम करते थे, उन लोगों ने अगेंस्ट आवाज़ उठाई। और किस बात पर उठाई थी कि उनको जो पहली बात तो उनको कम पे मिलती थी, लेकिन मेन ये स्टार्ट कब हुआ कि उनको जो राइफ़ल्स दी जाती थी, गन वो यूज़ करते थे, उन पर जो हमारे हैं मतलब काऊ के और इनके फ्लैश को यूज़ किया जाता था। ठीक है, चर्बी से उनसे बनी होती थी। हम इंडियन वासी जो है काऊ को काफ़ी मानते हैं, तो हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई।
कि ये गलत है। इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, और ये कहाँ के ब्रिटिश हमारे सोल्जर्स ने उठाई थी? मेरठ के लोगों ने, सोल्जर्स ने, अ प्लेस नियर दिल्ली, देन एक्सपेंडेड टू द, और धीरे धीरे ये लड़ाई भी, जो ये बात थी वो धीरे धीरे सभी राज्यों में पहुंच गई थी। देन एक्सपेंडेड टू द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, मेरठ दिल्ली वहाँ से तो स्टार्ट ही हुई थी, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, अरहा एंड फरीदाबाद। तो ये धीरे धीरे हमारी जो लड़ाई है वो पूरे इंडिया में फैल गई थी। लोगों में अंदर आग जल रही थी कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट एक्शन लेना ही होगा। कोज ऑफ द रिवोल्ट, अब इसका क्या नतीजा हुआ, क्या कारण था इसका जो हमें स्टेप उठाना पड़ा? इन 1857 अ न्यू राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आर्मी, कि हमारी सेना में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 में एक नया औजार राइफल गन को यूज़ किया। अ रमर स्प्रेड दैट द कार्ट्रिज हैड ग्रीस्ड पेपर कवर विच हैड टू बिटन ऑफ, कि उसके ऊपर जो ग्रीस लगा हुआ था वो ग्रीस ग्रीस से वो तैयार की गई थी, उसके ऊपर एक पेपर कवर यूज़ किया था और उस पर ग्रीस लगाया गया था उस राइफल पर। द ग्रीस वाज मेड ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, और वो ग्रीस किससे बना हुआ था उनका? काउ और पिग के मांस से। दिस ऑफन बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम सोल्जर्स, और मुस्लिम और हिंदू जो सोल्जर थे हमारे इंडियन ब्रिटिश आर्मी में, उनको ये बात गवारा नहीं थी कि वो हमारे एनिमल्स से बने हुए मतलब हथियार को वो यूज़ करें। दे रिवोल्ट स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और ये लड़ाई उनकी जो उन्होंने ये बात की अपनी नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में भी फैलाई। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ सपोर्टेड एंड टुक एक्टिव पार्ट इन द रिवोल्ट, जो भी लोग इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि लोग तो पहले ही तंग थे, सभी हमारे देशवासी तो इंडिया से ब्रिटिश उससे पहले ही तंग आ चुके थे, तो उनको तो एक मौका चाहिए था, तो वो सभी इस लड़ाई में शामिल हुए। दे मेड बहादुर शाह जफर द ओल्ड एंड पावरलेस मुगल एम्परर एज देयर लीडर, उन्होंने अपना लीडर, क्योंकि जैसे भी होता है ना, भी कोई भी युद्ध या होता है तो उसमें एक सेनापति होता है, तो उसके लिए उन्हें मेन लीडर चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने इस टाइम किसको बनाया? हमारे यहाँ के ओल्ड और पावरलेस, जो मतलब जो इतने ज़्यादा बुजुर्ग थे, वो हमारे सबसे बड़े एक वो इकलौते वो रह गए थे, हमारे राजा बहादुर शाह जफर को इसका लीडर बनाया, लेकिन वो पावरलेस थे। सम ब्रेव लीडर्स लेड पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे बहादुर लीडर्स हुए जिन्होंने लोगों को गाइड किया कि आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट आपको आवाज़ उठानी होगी। और वो कौन कौन थे? नाना साहेब एंड तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लिकट अली, बेगम हजरत महल ऑफ अवध एंड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वर इम्पोर्टेंट अमंग देम। इनमें से ये जो है कुछ मेन इम्पोर्टेंट थे जिन्होंने, जो खुद तो अगेंस्ट थे ही, साथ के साथ उन्होंने लोगों को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट करना शुरू किया, उनको समझाया। दे कॉल्ड अपॉन द पीपल टू राइज एंड फाइट फॉर जस्टिस अगेंस्ट ब्रिटिश, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उनको समझाया कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनके इस अन्यायपूर्ण प्रणाली के अगेंस्ट आपको लड़ना होगा, उनसे अपना हक मांगना होगा। आफ्टर अ फियर्स बैटल, बहुत बड़े युद्ध के बाद, द ब्रिटिश सोल्जर्स कैप्चर्ड दिल्ली सिटी एंड द पैलेस, काफ़ी युद्ध हुए, लेकिन ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश आर्मी थी, वो काफ़ी पावरफुल थी, उन्होंने दिल्ली सिटी को कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। दे किल्ड 100 ऑफ पीपल्स, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया। मैनी विलेजेस वर बर्न डाउन, बहुत सारे गांव उन्होंने जला दिए, बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी पर टांग दिया। थाउजेंड्स वर हैंग, बहुत सारों को उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी। बहादुर शाह जफर एंड हिज 2 सन्स, बहादुर शाह जफर जो कि हमारे रिवोल्ट एक्ट के हमारे लीडर थे, उनको और उनके 2 बेटों को उन्होंने टेकन प्रिजनर, उनको उन्होंने अपना बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया उन्होंने। द सन्स वर लेटर शॉट डेड, और उसके बाद उनको, उनके बेटों को उन्होंने मौत की सज़ा सुना दी। एंड द ओल्ड एम्परर वाज सेंट अवे टू बर्मा, और उन्होंने ओल्ड एम्परर जो हमारे बहादुर शाह जफर जो हमारे लीडर थे हमारे उसके, उनको म्यांमार की जेल में उन्होंने उनको भेज दिया। रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट, ये तो अभी हमें कारण पढ़ा था कि लोग तंग थे इसलिए उन्होंने इकट्ठा हुआ, कैसे हुए ये हो गया। अब है कि इसका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। द रिवोल्ट वाज फेल्ड
एज द ब्रिटिश हैड बेटर ट्रेंड सोल्जर्स। जो ये हमने एक युद्ध की शुरुआत की थी, वो हम उसमें सक्सेस नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, क्योंकि हमारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो काफ़ी ट्रेंड थे, वो काफ़ी पावरफुल थे हमसे, उनके पास जो वेपन्स थे, हथियार थे, वो हमसे ज़्यादा थे। मोरओवर द इंडियंस वर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड हेंस दे लॉस्ट द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। जो इंडियंस थे वो हार गए और उन्होंने उनको ना चाहते हुए भी ब्रिटिश के आगे झुकना पड़ा। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट वाज एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका क्या नतीजा निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इट वाज टेकन ओवर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले तो क्या था, इंडिया वाले व्यापार कर रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत उनका फिर भी पार्टनरशिप थी इंडिया वासी के, लेकिन अब क्या हो गया, इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ने पूरी हुकूमत उस पर अपनी जमा ली थी। वो टोटली किसके अंदर चली गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। द इंडियन प्रोविंस वर ब्रॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश राज। कि इंडियन के जितने भी ऑफिशियल वर्क थे वो किसके अंडर चले गए, ब्रिटिश राज के अंडर। कि हमने ये लड़ाई तो अच्छे के लिए शुरू की थी, लेकिन ये हमारे लिए एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम एक तो हमारे पूरे इंडियंस एक साथ नहीं आए, दूसरा जो ब्रिटिश लोग थे उनके पास वेपन्स जो थे वो ज़्यादा थे, ट्रेंड सोल्जर्स उनके ज़्यादा थे। अ गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रूल ओवर इंडिया। कि पूरे इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक गवर्नर को अपॉइंट किया। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द विसरी। उसको क्या नाम दिया गया, विसरॉय का। द न्यू रूलर ऑल्सो अप्रोच द इंडियन पीपल। और जो ये नया जो रूलर बना, जो नया राजा बना हमारा, उन्होंने जो गवर्नर अपॉइंट किया था उसने भी इंडिया के लोगों को बहुत टॉर्चर किया। उसने वही किया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कहने को बोलती थी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट सक्सेस इन फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। रिवोल्ट ऑफ 1857 सक्सेस नहीं हुई, वो हमारे ब्रिटिश जो इंडिया को ब्रिटिश के कंट्रोल से नहीं फ्री करवा सके। बट इट वाज द फाउंडेशन ऑफ अ जॉइंट रेजिस्टेंस बाय इंडियंस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टू ब्रिटिश रूल। लेकिन इस युद्ध ने लोगों के मन में एक हिम्मत, 1% ही सही हिम्मत ला दी कि वो अपने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, अपने लाइफ को जीने के लिए अगेंस्ट वो खड़े हो सकते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन लेटर्स फ्रीड इंडिया फ्रॉम द शेकल्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल। और यही उनके जो डिटर्मिनेशन थी, उनके अंदर की जो जागृति, उनके अंदर जो उत्पन्न हुई थी अपने आज़ादी के लिए, मतलब एक युद्ध करने की, उसी चीज़ के कारण इंडिया वाले जो हैं ब्रिटिश रूल को तोड़ पाए थे। आगे आपके जो 16-17 चैप्टर हैं वो आपके इसी पर बेस्ड हैं। 15 से लेके आपके 17 चैप्टर तक आपका यही रहेगा कि हमारी फ्रीडम स्टार्ट कहाँ से हुई, क्यों हुई, कौन कौन से नेता आए, कैसे हुई और कब जाकर हमें फ्रीडम मिली। ओके, ये आपका लेसन होगा कंप्लीट। नाउ इट्स एक्सरसाइज। फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रीच टू इंडिया। सबसे पहले हमारे इंडिया में कौन आया था। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था पेज के, कौन आया था, वास्को डी गामा। तो फर्स्ट में आएगा हमारा सी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट शिप लैंडेड। कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में कहाँ से आई थी, कहाँ उनका समुद्र, जो उनका जहाज़ था, समुद्री जहाज कहाँ आया था, वो कौन से पोर्ट पर, सूरत। द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश। हु वाज द ओल्ड एंड पावरलेस मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। कि इंडिया का वो कौन सा एम्परर था जो पावरलेस था और ओल्ड था, बहादुर शाह जफर। ओके, बी एंड जो सी पार्ट है आपका, ये आपके नोटबुक वर्क रहेगा। नेक्स्ट आपका जो है डी, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया बाय सी रूट। वो कौन था जो इंडिया में सबसे पहले आए थे समुद्री रास्ते से, वास्को डिगामा। लेकिन यहाँ पर वर यूज़ हुआ है तो हम वास्को डिगामा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन लोग थे वो, पोर्टुगीज़।
ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे पोर्टुगीज। नेक्स्ट, वास्को डिगामा रीच डैश ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वास्को डिगामा कहाँ पर आया था? कैलिकट में, CALICUT। आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे इसमें। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 AD में। एग्जैक्ट हमारे इंडिया में बनी थी ये 1613 में, बट इसकी स्टार्टिंग जो थी वो फॉर्म सबसे पहले कब बनी थी? 1600, इसको इसलिए हम मेंशन करेंगे। द कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट डैश इन इंडिया। हमारी जो भी थी इसने कहाँ पर सबसे पहले वो किया था स्टार्ट अपना? सूरत में। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट इन। किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश के बीच में। ई पार्ट आपका ट्रू फॉल्स है। द इंडियन प्रिंसेस ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। कि जो हमारे यहाँ के राजा थे वो हमेशा अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, एक साथ होकर। विरुद्ध तो थे, अगेंस्ट तो थे, लेकिन वो एक नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा हमारा? फॉल्स। फर्स्ट को हम करेंगे फॉल्स। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंटरेस्टेड ओनली इन प्रॉफिट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो मेन मोटिव था वो सिर्फ किस में इंटरेस्ट रखती थी? प्रॉफिट कमाने में। यस, ट्रू। सिराजुद्दौला वाज द पावरफुल मुगल एम्परर। जो सिराजुद्दौला था वो पावरफुल मुगल था, एम्परर था। यस, लेकिन वो बाद में हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट से हार गया था। इंडिगो अ ब्लू पाउडर हैड नो यूज़ इन इंडिया। इंडिगो जो पाउडर था उसका इंडिया में कोई यूज़ नहीं था। ट्रू। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ओपन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। इंडियन जो भारतवासी थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो अपनी खुद की मिल इंडिया में खोल सकें। ट्रू। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अपने एक्सरसाइज और ये फिल करेंगे अपनी बुक में। ओके, हैव अ नाइस डे।